चलो क्लास 12 का पहला चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है बायोलॉजी का, जिसका नाम है जीवों में जन्म। हम इसमें समझेंगे कि जीव में जन्म प्रक्रिया क्यों होता है, इसका जरूरत क्या है और ये होता कैसे है, इसको अच्छे से समझेंगे और हर एक स्टेप में समझेंगे किस जीव में कैसे। दुनिया में करोड़ों अरबों खरबों जीव हैं, हर जीव में कैसे कैसे होता है उनमें से कुछ का हम समझेंगे, क्योंकि सभी जीव के बारे में जानना उतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि करोड़ों चीज के बारे में स्टडी करना इतना आसान तो होगा नहीं। एक इंसान अपना पूरा जिंदगी देके इतनी सारी चीजों को नहीं पढ़ सकता। अभी हम लोग जो कलेक्टिव एक बुक रहता है हमारे पास और उसमें इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, तो कोई एक इंसान नहीं लिखा उसे, कई सारे इंसान कई सदियों लगे हैं उन सारी चीजों को समझने में, जानने में, फिर हम लोग कर रहे हैं। कई लोगों का मेहनत है, कई लोगों की पूरी जिंदगी लगी है उस चीजों को समझने में, फिर हम लास्ट में आकर के अभी एक कंक्लूजन हम लोग को मिलता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो जो बायोलॉजी है क्लास 12 का, इसमें से 4 चैप्टर, शुरुआती 4 चैप्टर रिप्रोडक्शन के अंदर ही आ जाएगा, यानी प्रजनन के जनन वाला चीज के अंदर ही आ जाएगा। किसी में हम लोग जीवों में जन्म पढ़ेंगे, किसी में मनुष्य में जन्म पढ़ेंगे, लैंगिक जन्म पढ़ेंगे, यानी बहुत सारे 4 चैप्टर है और सारा इसी में आता है रिप्रोडक्शन में, ठीक। फर्स्ट 4 चैप्टर तो आज से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जन्म। तो स्टार्टिंग करते हैं। कॉपी खोले रखना है, ठीक है, कॉपी खोले रखना है और लिखना और समझना दोनों साथ करना है, ठीक है। ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि समझ गए अब कुछ देर के लिए हम बैठेंगे तब लिखने के लिए टाइम अलग से देंगे। सब चीज को साथ में मैनेज कर करके चलते जाना, थोड़ा सा मौका मिलेगा फटाक से कलम चला देना है, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे जीवन अवधि। क्या पढ़ेंगे? जीवन अवधि। जीवन अवधि, आखिर जीवन अवधि होता क्या है, यानी लाइफ स्पैन होता क्या है जीवों का। हर एक जीव, कोई भी जीव वो जन्म लिया और एक सर्टेन टाइम के बाद वो मर जाएगा। कोई एक टाइम के बाद वो मरेगा। अब होता क्या है, मरना कई तरीके से हो सकता है किसी तरह का एक्सीडेंट हो उसमें लोग मर जाए, या किसी अन्य कारणों से मरे। तो हम उन कारणों को नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर किसी एक्सटर्नल कारण के वजह से कोई इंसान मरता है या कोई अन्य जीव मरता है, पैदा तो नॉर्मली लिया, मरेगा अगर किसी ऐसे कारण से, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई फांसी लगा के मर गया, आत्महत्या कर लिया, इन सब कारणों को हम नहीं गिनेंगे, इसको रखो साइड में। प्राकृतिक मृत्यु को रखेंगे। किसको? प्राकृतिक मृत्यु, यानी नेचुरल डेथ को। यानी एक नेचुरल, एक इंसान जिंदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, वो बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा होने के बाद वो एक उम्र तक पहुंचा, उम्र तक नहीं भी पहुंचा तो क्योंकि मरने का कोई डेट फिक्स नहीं होता है, तो एक नेचुरली मौत, यानी कि खा पी रहा है, अच्छा से तंदुरुस्त है, सब चीजें है उसको, और एक नेचुरली मौत उसको आ गया, अचानक उसका डेथ हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्टाइल, यानी जीवन अवधि, यानी जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक रूप से जो मृत्यु होगा, मौत होगा, उसके बीच का जो समय है उस समय को क्या बोलेंगे? जीवन अवधि, यानी लाइफ स्पैन। द लाइफ पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। समझ में आया? क्या करना है, जो बच्चा जन्म लिया, ठीक है, जन्म लिया, उसके बाद प्राकृतिक रूप से मर गया, इसके बीच में जो टाइम बीता इसको क्या बोलेंगे? जीवन अवधि, यानी लाइफ स्पैन, ठीक है, जीवन अवधि। इसको याद करना पड़ेगा, जीवन अवधि को याद करना पड़ेगा। नहीं, क्या बोलेंगे? बच्चा का जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को, दूरी नहीं, बीच के समय को, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग? जीवन अवधि बोलेंगे। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना? अब यहाँ पर कुछ जीवों का लाइफ साइकिल, यानी जीवन अवधि दिया गया है, और कुछ का नहीं दिया गया है, ठीक है। जो जिसका नहीं दिया गया है उसको बता देंगे बाद में। फिलहाल यहाँ पर लगभग तुम्हारे पास है कितना, 40 यानी 14 जीवों का लाइफ साइकिल है। जैसे पहला है गुलाब। गुलाब की जीवन अवधि जो होती है वो 5 से 7 साल होता है। कितना? 7। किसका? गुलाब का। धान का पौधा यानी राइस प्लांट का कितना होता है? 3 से 7 महीने। केला का पेड़ का 2 से 3 साल। कुत्ता का 22 साल। तितली का 1 से 2 हफ्ता। बरगद के पेड़ का 400 से भी ज्यादा
वर्ष, फल मक्खी का 2 हफ्ता से भी ज्यादा, तोता का 140 साल, मगरमच्छ का 60 साल, घोड़ा का 40 से 50 साल, कछुआ का 100 से 150 साल, कौवा का 15, गाय का 22, हाथी का 50 से 70 साल। ये जो यहाँ पर जितना भी नाम है ना, ये इम्पोर्टेंस तुम्हारे एग्जाम्स को लेकर के ये नाम काफी है, लेकिन कुछ कुछ है और जो भी इम्पोर्टेंट में उसको नहीं रखेंगे, लेकिन है, ठीक है। हमारे बुक्स में कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करता है, जगह रखता है अपना, उसको हम नोट डाउन करवा देंगे तुमको, उसका दिक्कत नहीं रखना है, ठीक है। लगभग 20 का हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारे लिए 14 है, और ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे एग्जाम में काफी सारा सवाल आता है, यानी ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। इससे क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव बनेगा। तुमसे ये पूछा जा सकता है कि धान के पौधों का उम्र कितना होता है, या फिर किस पौधे का उम्र सबसे ज्यादा होता है, उसमें हम लोग बरगद का पेड़ दे सकते हैं। इस तरह का ऑब्जेक्टिव इससे बनाकर घुमा फिरा करके ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास जितना भी यहाँ पर हम वर्ड लिख रहे हैं, बोर्ड पर जितना भी वर्ड हम दिखेगा, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हो, कहीं से भी पढ़ा रहे हो, हर एक वर्ड का तुमको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, ताकि उस चीज को समझने में और ज्यादा आसान हो। अगर कभी ऐसा जरूरत पड़ा कि तुम कन्वर्ट होना चाहता है, मतलब हिंदी मीडियम से तुम चेंज करना चाहता है अपना स्ट्रीम, यानी इंग्लिश मीडियम में कभी आगे जाकर के पढ़ना हुआ, तो वहां पर तुमको दिक्कत ना हो, आसानी से तुम बायोलॉजी अगर यहाँ पढ़ रहा है तो हिंदी में ही, बिहार बोर्ड में हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है, आगे जाके बिहार बोर्ड से ही पढ़ो या फिर किसी और बोर्ड से पढ़ो, लेकिन उसको चाहता है तुम अपना स्ट्रीम को इंग्लिश मीडियम करना चाहो, तो वहां पर तुमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, और आसानी से तुम धीरे धीरे ले पकड़ लेगा, पकड़ने में ज्यादा स्टार्टिंग में मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात से जीवन अवधि का जो बात की हम लोग कि बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, एक प्राकृतिक मृत्यु के बाद मर गया, तो इससे हमको क्या पता चला? सभी जीव लगभग दुनिया में जितने, लगभग क्या सभी जीव एक टाइम पे पैदा होता है, फिर मर जाता है। सबको ये पता होता है कि पहले दादा आया, फिर बाप आया, फिर बेटा आएगा, लेकिन जाने के टाइम पे किसी को पता होता है पहले बेटा जाएगा कि पहले बाप या पहले दादा? यही सेम चीज तुम लोग जाना जाएगा, हमें सुना होगा जी, दादा यार। तो यहाँ सबको ये पता चला कि सभी जीव एक निश्चित जीवन अवधि के बाद क्या होता है, एक टाइम होता है उसके पास, उसके बाद वो खत्म, मर जाता है। सभी जीवों का एक निश्चित अवधि होता है, अर्थात सभी जीव अपनी जीवन अवधि को पूरा करने के बाद मर जाते हैं, यही पता चला ना। लेकिन कुछ उपवाद आता है, एक्सेप्शन आता है, जैसे एक कोशिकीय जीव। कौन? एक कोशिकीय जीव, यानी कि वैसे जीव जो एक तो पहले है पूरा, ठीक है, उसके बाद ये जब जनन का प्रक्रिया करते हैं, जनन, तो क्या करता है, यही पूरा वाला जो था वही 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। क्या करता है? 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, नया संतति बन गया। होता क्या है, ये एक है, ठीक है, जैसे हम इससे एग्जांपल लेते हैं बाहुबलियों का, जैसे ये एक पूरा है, यही क्या करता है, अपने ही शरीर को 2 टुकड़ों में काट दिया, यानी तोड़ दिया, या फिर बोले तो बट गया, और दो जीव नया बना दिया अपने ही जैसा समान। तो जो जनक था, जो पेरेंट था पहले, वो कहाँ है? नहीं है, पहले है नहीं, उसी का शरीर से दूसरा बना है। तो जब वही दूसरा बना है नया, तो वो है ही नहीं, इसका मतलब वो मरा ही नहीं, तो वो तो दूसरे में ट्रांसफर हो गया ना, सिर्फ वो मरा है नहीं, मरा है, इसीलिए उसको हम लोग अमर भी कहते हैं। एक कोशिकीय जीव को अमर कहा जाता है। बाद में एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इसको क्या कहा जाता है? अमर कहा जाता है, जिसे उसमें क्या आ जाएगा, जीवाणु आ जाएगा और अमीबा आ जाएगा। ये अपना जो है जनन का प्रक्रिया कैसे करता है, एक तो पहले पूरा रहता है, उसको शरीर को तोड़ करके या फिर बट करके अन्य संतानों में बढ़ जाता है। तो जो जनक था वो तो गायब हो गया, वो तो है ही नहीं ना, जनक ही बन गया संतान, फिर वही संतान पेरेंट बनेगा टाइम पे, फिर वो क्या बन जाएगा, वो उस टाइम पे वो जनक हुआ, फिर जाकर वही संतान बन जाएगा। मतलब जो पेरेंट है वही संतान बन रहा है, पेरेंट गायब हो जा रहा है। तो जब पेरेंट है ही नहीं तो मरेगा कैसे? जैसे हम है, मान लो हम एक टाइम पे पेरेंट बने, ठीक है, मेरा शरीर रहेगा, बच्चा हुआ, वो बच्चा बढ़ेगा, अपना बढ़ेगा, मेरा शरीर है, हम मर जाएंगे, मेरा शरीर तो है ही ना, हम तो है ही ना, हम मर गए। लेकिन उसमें वैसा नहीं है, उसमें ये होगा कि जो पेरेंट है वही खत्म, मतलब कहने का मतलब है
कि वही संतान बन गया, जो पेरेंट है वही संतान, फिर वही संतान के एक टाइम पे पेरेंट बनेगा, फिर वही पेरेंट फिर संतान बनेगा, मतलब सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, खत्म तो हो ही नहीं रहा कुछ। तो ये इसलिए उसको क्या बोलेंगे, अमर। ये अमर होते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव कभी मरते नहीं है, यानी वो इमोर्टल होते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं ना, वो क्या होते हैं, अमरणशील होते हैं या फिर इमोर्टल होते हैं, कभी मरते नहीं है। तो अगर ये बात पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि कौन से जीव अमरणशील होते हैं या फिर कौन सा जीव अमर होते हैं या कौन सा जीव नहीं मरते हैं या कौन सा जीव इमोर्टल होते हैं, इस तरह का 3-4 टर्म बोले, इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है, समझ रहा है ना। बात को उल्टा पुल्टा के अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके पूछेगा। और एक चीज का ध्यान रखना है, अगर किसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो जिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जिस तरह का वर्ड इस्तेमाल किया है ना, आंसर में भी हम उसी तरह का वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कि किसी चीज के बारे में, रोकने के बारे में बात किया जा रहा है, कोई भी चीज हो, जैसे गाड़ी रोकने के बारे में ही सवाल पूछा है, कुछ भी, उसको हम वहां पर रोकना वर्ड लिखा है तो हम रोकना वर्ड ही हर जगह लिखेंगे। ठीक है, ब्रेक वगैरह नहीं लिख देंगे या फिर अवरोध, इस तरह का वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भले तुम परिभाषा में वो अवरोध पढ़ा था, ठीक है, लेकिन वहाँ रोकना ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल में रोकना वर्ड इस्तेमाल किया, इसलिए करेंगे ताकि जो मेरा आंसर है ना, वो रिलेट करे क्वेश्चन से। जैसा क्वेश्चन है ना वैसा आंसर लगेगा, हाँ यही क्वेश्चन का आंसर है। नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन कुछ रहता है, आंसर कुछ और अलग भाषा में रहता है, लगता है कि इसको ये क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और है, ऐसा फील देता है। तो ऐसा करना भी नहीं है, ऐसा आंसर बनाना है कि लगे कि हाँ ये जो क्वेश्चन है ना उसी का है, और एग्जैक्टली उसी का है, उसी के जैसा है, फील वैसा ही देना है। मतलब तुम्हारे बारे में पूछा कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, डायरेक्टली बोलना है कि मेरा नाम फलाना है या मेरा नाम दिलशान आलम है, जैसे हम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम बोल रहा है कि हम कुकरन में रहते हैं, मेरा बाप का नाम ये है और उसका बेटा है, हम नाम ये है दिलशान, ये कौन बात है? जितना पूछा है उतना बताना है और एग्जैक्टली ऐसा बताना है जैसे क्वेश्चन जो पूछा ना वैसे बताना है और रिलेट करे क्वेश्चन से। जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब होना चाहिए, यानी ईंट का जवाब पत्थर से, वो वाला बात होना चाहिए। ईंट घुमा फिरा के खिचड़ी या जलेबी बनाना, उसमें तुम खुद फंसेगा, और जो सहने वाला होगा ना, अगर उसको इरिटेटिंग लगा या फिर थोड़ा सा लगा कि हाँ जितों में बकवास कर रहा है, वो नंबर काट लेगा। क्योंकि उसको मेन बात ये रखो कि जो क्वेश्चन सह रहा है उसको आसानी हो तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर पढ़ने में, समझने में, ताकि वो सही उसको सह पाए और समझ के सह पाए, ठीक है। क्योंकि वो अगर सह रहा होगा देखेगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए था, तुम कुछ से कुछ लिख दिया, घुमा फिरा के लिख दिया, कुछ ज्यादा ही वर्ड का इस्तेमाल कर दिया एक्सटर्नल, ऐसा कि उसको गूगल करके खोजना पड़ रहा है कि वर्ड का मतलब क्या है, उसमें उसको दिक्कत हो रहा है इंसाने में। वैसा भी नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करना है अपने परिभाषाओं को और अपनी बातों को सिंपलीफाई करके लिखने का। तो अब बात ये आता है कि जितने भी जीव हैं, हम लोग अभी ये पढ़े कि एक टाइम पे पैदा होगा, एक टाइम पे मर जाएगा, ठीक है, पैदा हुआ मर गया। लेकिन हम इतना ये भी तो जानते हैं कि हजारों करोड़ों अरबों खरबों साल पहले इस दुनिया में इंसान आया और कई सारे जीव आए। लेकिन अगर वो एक टाइम के बाद मर जा रहा है, 100 साल के बाद मर जा रहा है या फिर 400 साल 500 साल के बाद मर जा रहा है, तो इतने हजारों साल बाद भी अभी उसका अस्तित्व इस धरती पर जिंदा कैसे? यानी अगर मनुष्य 60 साल या 100 मान लेते हैं, 150 साल के बाद मरता है, कुछ समय के लिए मान लेते हैं 200 साल मान लो, ठीक है, 200 साल के बाद मरता है। अगर एक इंसान का लाइफ साइकिल 200 साल होता है तो एक टाइम पे पैदा हुआ, 200 साल बाद खत्म, उसके बाद तो तीसरा उधर तो नहीं होना चाहिए। लेकिन हजारों करोड़ों अरबों खरबों साल से दुनिया है और वो उतने हजारों साल पहले पैदा हुआ और इंसान का अस्तित्व अभी भी कैसे? सवाल ये है, यानी जीवन की उत्पत्ति और अस्तित्व इस पृथ्वी पर विभिन्न यानी हर एक तरह का जीवों की उत्पत्ति लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुई। हालांकि सभी जीवों की निश्चित जीवन अवधि होती है, 60 साल 50 साल 100 साल 150 साल 200 साल 400 500 जितना भी हो जीवन अवधि होती है। उनकी मृत्यु जीवन अवधि के बाद क्या होता है? उनका मृत्यु हो जाता है। इसके बावजूद उन जीवों की प्रजातियां आज भी इस पृथ्वी पर कायम कैसे है? सवाल है यह कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि 1000 साल से वो जीव जो 100 साल ही जी पा रहा है वो अभी भी कैसे है ना सवाल।
जब तुम 1 ही घंटा जी पा रहा है तो तुम 24 घंटा तक कैसे रह गया? मान लो क्लास तुम 24 घंटा में तुम्हारा क्लास खत्म हो पा रहा है, तुम 24 घंटा क्लास कैसे कर पा रहा? बात ये है। तो तुम कह देगा कि ये जो 1 घंटा था ना, हम बायोलॉजी पढ़ते थे, 1 घंटा हम केमिस्ट्री पढ़ने लगे, 1 घंटा हम फिजिक्स पढ़ने लगे, इसमें हम उर्दू पढ़ने लगे, इसमें संस्कृत पढ़ने लगे, इसमें हिंदी पढ़ने लगे, हर 1 घंटा अलग अलग पीरियड के लिए हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर है कि रिप्रोडक्शन यानी जनन। एक जीव आया था जिसका लाइफ स्पैन 100 साल था, वो क्या किया? जनन किया, जिससे नया जीव बना, उस नए जीव का फिर लाइफ साइकिल 100 साल हुआ, वो भी जनन किया, इस तरह से 100 जुड़ता गया, इसी तरह से ये आगे प्रोसेस बढ़ता गया, इसीलिए हम लोग अभी भी जिंदा है, इसलिए हमारा अस्तित्व अभी भी है। अगर रिप्रोडक्शन को बंद कर दिया जाए, जनन प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां से हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो क्या अभी हमको ये सीखने के लिए मिला कि जनन का लाभ क्या है? जनन का लाभ, उससे हमारा अस्तित्व बना रहता है। जनन से क्या होता है? अस्तित्व बना रहता है। या फिर हम इसका एक परिभाषा भी बना सकते हैं यहाँ से कि जनन एक ऐसा प्रक्रिया है या एक ऐसा जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, जिससे जीव अपना अस्तित्व बनाए रखता है। कहाँ? इस धरती पर। क्या वो अपना अस्तित्व ही बना के रख रहा है ना? जनन काहे कर रहा है? ताकि उसका अस्तित्व बना रहे, नहीं तो वो मर जाएगा, उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। अगर वो जन्म नहीं किया, वो बच्चा पैदा नहीं किया, बच्चा हुआ ही नहीं, जमीन जगह तो वो मरेगा। जमीन जगह तो सरकार ले लेगा, चलेगा, ठीक है। कुछ जैसे मरा, उसके बाद उसका आगे कुछ नहीं। इसी तरह से अगर सब आदमी बंद कर दे जन्म प्रक्रिया, तो आगे इंसान पैदा होना बंद, जितना मौजूद है सब मर गया, इंसान का प्रजाति खत्म, बाकी राज होगा फिर डायनासोर का, जंगल का। डायनासोर का बात ही खत्म करो, जानवरों का राज हो जाएगा। जो जानवर ज्यादा ताकतवर होगा, जो जनन का प्रक्रिया ज्यादा करेगा, उसका तादाद ज्यादा होगा और उसका कब्जा होगा धरती पर, यही होगा। और क्या हो सकता है? अगर अभी चींटी भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो जाए ना धरती पर, तो कुल मिला के मानो कि चींटी का ही राज हो जाएगा। इंसान भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, मतलब डर डर के जीना पड़ेगा उसको। अगर छोटा से छोटा भी कोई जीव है और उसका तादाद बहुत ही ज्यादा मात्रा में होने लगे, बहुत ही ज्यादा मात्रा में, अगर मान लो चींटी ही है ना, चींटी का जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, अगर चींटी इस क्लासरूम में बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में पूरा दीवार में छाया चींटी है, चींटी, क्या तुम चैन से पढ़ पाएगा? चैन से कोई काम कर पाएगा? तो कुल मिलाकर वहाँ कब्जा किसका हो गया? चींटी का कब्जा हो गया। तो कारण क्या था कि वो जनन प्रक्रिया को कर पा रहा था। तो मेन एक्टिविटी अस्तित्व को बनाए रखने में कौन है? जनन। क्या है? जनन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? क्या है? जनन। उस क्वेश्चन का आंसर क्या था? जनन। तो जनन क्या है? जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिससे कोई भी जीव अपने समान यानी अपने जैसा संतति को उत्पन्न करता है यानी बनाता है, ताकि उसकी प्रजातियां इस पृथ्वी पर कायम रह सके, या फिर ये कह सके उसकी प्रजातियों का अस्तित्व इस धरती पर या इस पृथ्वी पर बना रहे। तो इसका डेफिनेशन हम लोग को समझ में आया कि जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिससे कोई भी जीव अपने जैसा संतति उत्पन्न करता है, ताकि वो अपना अस्तित्व इस धरती पर बनाए रख सके। ठीक है, कुछ बोल रहा था? तो मतलब वहाँ गया था पढ़ने, यही लिखा, यही शुरू किया, वही पूछ रही थी, इससे मिल रहा है। देखो 10th में भी इसे चीज पढ़ा होगा, 10th में सेम चीज पढ़ा होगा, क्योंकि अभी चैप्टर का स्टार्टिंग है, तो धीरे धीरे कुछ चीज ऐसा मिलेगा जो तुम पहले पढ़ चुका है, और कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम पहले नहीं पढ़ा। ठीक है, ऐसा मिलेगा। अब थोड़ा सा एक चीज कि जो जनन है ना, जो जनन अभी हम पढ़े थे, यहाँ पर एक स्लाइड मिसिंग है, उसको ऐड ही नहीं किए थे। ठीक है, ऐड कर देंगे बाद में। जो जनन है वो 2 तरह से होता है। कितने तरह से? 2 तरह से। एक लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन होता है। यानी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। 2 तरह का जनन, कौन सा? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो अगर हमको इन दोनों को अच्छे से समझना है तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कराना पड़ेगा। यानी कि एक तरह से मान लो कि एक मुकाबला रख दो, दोनों को भिड़ा दो और किसका क्या खासियत है दिख जाएगा। कौन अच्छा दौड़ पा रहा है, कौन अच्छा बॉलिंग कर पा रहा है, कौन अच्छा बैटिंग कर पा रहा है, वहां पर दिख जाएगा अच्छी तरीके से। क्या तो जो अलैंगिक जनन होता है वो क्या होता है? एक जनकीय होता है। क्या होता है? एक जनकीय। ये वर्ड को तुम लोग याद रखना, एक जनकीय होता है। क्या होता है? एक जनकीय। ये ऑब्जेक्टिव में ये सब वर्ड जो है ना, कुछ ऐसा वर्ड होता है
जो ऑब्जेक्टिव या फिर ये बोलो बोर्ड वाला का बड़ा प्यारा होता है, चहिता से, ठीक है। क्या होता है? एक जनकीय होता है। इसका मतलब ये है कि अलैंगिक जनन में संतति पैदा करने के लिए, जनन क्या है? संतति पैदा करने का प्रोसेस है जनन। तो अलैंगिक जनन जो होता है इसमें एक पैरेंट होता है। कितना पैरेंट? एक पैरेंट, और उसी से नया संतति उत्पन्न होता है। एक पैरेंट होगा और उसी से नया संतति उत्पन्न होगा। यानी कि माँ और बाप का जरूरत नहीं है रिप्रोडक्शन करने के लिए, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए माँ और बाप का जरूरत नहीं है। दो तरह के जीवों का मिलना जरूरत नहीं है। वहां पर एक ही जीव होगा जिससे रिप्रोडक्शन का काम होगा और उससे बच्चा पैदा होगा। वो किस में आएगा? अलैंगिक जनन। क्या बोलेंगे उसको? एक जन के होता है, यानी एक जनक से संतति का निर्माण होता है। और इसी के मुकाबले में अगर लैंगिक जनन को हम देखें तो लैंगिक जनन में दो जनक होता है। कितना? दो। इसमें ये वर्ड को याद रखना है, द्विजनकीय। क्या? द्विजनकीय, ठीक है। तो इसमें कौन होता है? दो जनक होता है। कौन कौन? नर और मादा। इससे संतति का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में एक पैरेंट होगा और अलैंगिक जनन में दो पैरेंट होगा। इससे संतति का निर्माण होगा। उसके बाद अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता। युग्मक बताया था किसको कहते हैं? हाँ, अलैंगिक जनन में तो जो अलैंगिक जनन होता है, जो अलैंगिक जनन होता है उसमें युग्मक नहीं होता है। अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं होता है। लैंगिक जनन में युग्मक होता है। लैंगिक जनन में युग्मक होता है क्योंकि यह जरूरी है। एक मेल गैमेट होगा, नर युग्मक, मादा युग्मक, ठीक है। एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक दोनों होगा, और दोनों आपस में मिलकर के जायगोट का निर्माण करेगा युग्मनज का, तभी नया बच्चा बनेगा, ठीक है। इस चीज को समझ में आ रहा है क्योंकि बेसिक में बता दिया था ना, नर युग्मक मादा युग्मक दोनों मिलकर के जायगोट का निर्माण करता है युग्मनज, नहीं बताए थे? तो जो अलैंगिक जनन है इसमें युग्मक का जरूरत नहीं है, यानी गैमेट का जरूरत नहीं है। कभी कभी सिर्फ गैमेट लिख देगा, हिंदी में गैमेट लिख देगा, समझ रहा है ना? हिंदी में गैमेट लिख देगा। गैमेट है इंग्लिश वर्ड, लेकिन क्या करेगा? हिंदी में उसको लिख देगा। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश को दोनों को साथ में लेके चलना है ताकि वहां पर क्वेश्चन में फंसो ना। बीच बीच में क्या करेगा? इंग्लिश का वर्ड उठा लिया, हिंदी में उसको लिख दिया, अब बच्चा वहीं फंस जाता है। तो पढ़ ले, ऐसे दिक्कत हो जाता है। युग्मनज का यहाँ पर जरूरत नहीं है। अलैंगिक जनन में यहाँ पर युग्मनज की जरूरत है, यानी कि यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होता है जब युग्मनज ही नहीं, युग्मनज बोल दिए, युग्मक, जब युग्मक ही नहीं है तो निषेचन होगा नहीं, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन। नर और मादा युग्मक का मिलने को ही क्या बोलते हैं हम लोग? निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब इसमें युग्मक है ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। युग्मक नहीं तो निषेचन नहीं। इसमें युग्मक है तो निषेचन भी होगा, क्योंकि नर युग्मक है मादा युग्मक है, दोनों मिलेगा निषेचन हुआ। इसमें नहीं तो नहीं हुआ, इसमें है तो हो गया। इतना डिफरेंस समझ में आ गया? कुछ और डिफरेंस है उसको देखेंगे, स्लाइड में अटेगा नहीं, इसलिए दूसरा स्लाइड में उसको प्रेजेंट किया। जो अलैंगिक जनन है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, तेजी में होता है और इजी होता है, यानी सरल होता है। और जो लैंगिक जनन है वो स्लोली होता है। यानी देखो, लैंगिक जनन में अगर मनुष्य का एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो 9 महीने का टाइम लगा ना, 9 महीने का टाइम लगा। ये क्या फास्ट है? स्लो है ना। उसी जगह पे अगर हम बैक्टीरिया, जीवाणु या एक के जीवों का उदाहरण ले तो एक टाइम पे, अगर अभी का हम बात कर रहे हैं, कुछ बातें बोल रहे हैं, तो इसी टाइम पे वो कितना ज्यादा रिप्रोडक्शन कर चुका होगा और कितने ज्यादा जीव का निर्माण कर चुका होगा, ठीक है। यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं या फिर यूं बोले कि अलैंगिक जनन जो कर पाता है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट और इजी प्रोसेस से कर लेता है जनन का प्रक्रिया और नए संततियों का निर्माण कर पाता है। लेकिन जो लैंगिक जनन है वो क्या होता है? धीमे होता है। क्या होता है? धीमे होता है। उसमें एक टाइम चाहिए। एक माता पिता था, उससे एक बच्चा हुआ, ठीक है, और वो बच्चा होने में कितना रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन के बीच में 9 महीना का टाइम लगा, फिर एक बच्चा जन्म लिया। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, 22 साल 30 साल जितना भी लगाए हो, उसके बाद उसका शादी होगा, फिर वो रिप्रोडक्शन होगा, फिर बच्चा निर्माण होगा। देखा है कितना टाइम ले रहा है, बहुत ही ज्यादा टाइम गैप होगा। इसलिए इसको बोलेंगे कि ये धीमे होता है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है,
ठीक है, कठिन कह सकते हैं या जटिल बोलेंगे, जटिल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ये ज्यादा जटिल होता है।